साथियों नमस्कार, प्रेम से बोलिए जय मां सरस्वती। आइए शुरू करते हैं म्यूजिक का एक प्रैक्टिस सेट। आने वाले सभी परीक्षाएं जिसमें संगीत से प्रश्न पूछे जाते हैं, उन सभी परीक्षाओं के लिए यह वीडियो आपके लिए बहुत बहुत लाभकारी सिद्ध होगा। आइए शुरू करते हैं। इसमें पहला प्रश्न पूछा गया है कि विश्व संगीत दिन या विश्व संगीत दिवस कब मनाया जाता है। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा सही उत्तर हो जाएगा आपका 21 जून। ठीक है जी, 21 जून को वर्ल्ड म्यूजिक डे मनाया जाता है। ठीक है जी, वर्ल्ड म्यूजिक डे कब मनाते हैं तो आप याद रखिएगा 21 जून। ठीक है जी, इसकी व्याख्या पढ़ लीजिए। व्याख्या में लिखा गया है विश्व संगीत दिन 21 जून को मनाया जाता है। अगला सवाल देख लीजिए। अगला सवाल आपसे पूछा गया है, अगला सवाल पूछा गया है कि कौन सी शिक्षा सामवेद से संबंधित नहीं है। कौन सी शिक्षा सामवेद से संबंधित नहीं है। तो सही उत्तर क्या होगा जी। तो सही उत्तर हो जाएगा आपका, देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा जी याज्ञवल्क्य शिक्षा, याज्ञवल्क्य शिक्षा। ठीक है जी, बी याज्ञवल्क्य शिक्षा। देखिए इसकी व्याख्या को पढ़ते हैं। व्याख्या में इसके लिखा गया है, देखिए व्याख्या में लिखा गया है याज्ञवल्क्य शिक्षा सामवेद से संबंधित नहीं है। याज्ञवल्क्य का दूसरा महत्वपूर्ण कार्य शतपथ ब्राह्मण की रचना है। बृहदारण्यक उपनिषद जो बहुत महत्वपूर्ण उपनिषद है, इसी का भाग है। इनका काल लगभग 1800 से लेकर 700 ईस्वी पूर्व के बीच माना जाता है। ठीक है, अगला सवाल देख लीजिए। अगला सवाल पूछा गया है कि किस काल में गुरु शिष्य के यहाँ शिक्षा प्रदान करने गए। किस काल में गुरु शिष्य के यहाँ शिक्षा प्रदान करने गए। तो सही उत्तर क्या होगा जी। सही उत्तर आपका हो जाएगा रामायण काल। क्या हो जाएगा, रामायण काल। देखिए इसकी व्याख्या पढ़िए। व्याख्या में लिखा गया है रामायण काल में गुरु शिष्य के यहाँ शिक्षा प्रदान करने गए थे। ठीक है जी, अगला सवाल देख लीजिए। कौन सा वाद्य यंत्र सर्वाधिक गंभीर है। सर्वाधिक गंभीर वाद्य यंत्र इसमें से कौन है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा आपका जी बीड़ा। सर्वाधिक गंभीर इसमें कौन है, बीड़ा। तो बीड़ा आपको तत्व वाद्य यंत्र है। सितार भी तत्व है, सरोद भी आपका तत्व है और गिटार भी तत्व है। तो सभी तत्व वाद्य यंत्र है और बीड़ा इसमें जो है सर्वाधिक गंभीर है। इसकी व्याख्या पढ़ लीजिए। व्याख्या में लिखा गया है, देखिए बीड़ा वाद्य सर्वाधिक गंभीर वाद्य है। बीड़ा का प्राचीन तथा मध्यकालीन संस्कृत साहित्य में बीड़ा शब्द का प्रयोग तत्व या तंतु वाद्य के लिए किया जाता है। बीड़ा बांस या आबनूस की लकड़ी से बनी होती है। इसके दंड की लंबाई 3 फीट होती है। इसमें 2 तुम्बे तथा दोनों तुम्बे के बीच जो दंड का हिस्सा है उसको स्थान कहते हैं। इस पर पीतल के 22 से 24 तक पर्दे लगाए जाते हैं। इन तारों को क्रमशः मंद्र मध्यम, मंद्र षडज, मंद्र पंचम या गंधार में मिलाया जाता है। इसको नखी या जवा नामक उपकरण से छेड़ा या बजाया जाता है। ठीक है, अगला सवाल देख लीजिए। 5 नंबर सवाल आपसे पूछा जा रहा है कि राग पीलू किस रस से अधिक निकट है। किस रस के अधिक निकट है राग पीलू। तो सही उत्तर क्या होगा जी। सही उत्तर हो जाएगा करुण रस। करुण रस। ठीक है जी, अगला इसके व्याख्या देख लीजिए। व्याख्या में लिखा गया है कि व्याख्या में लिख रहा है कि राग पीलू करुण रस से निकट है। राग पीलू काफी थाट का राग है। जाति इसका आडव संपूर्ण है। वादी गंधार है, संवादी निषाद है। गायन समय इसका दिन का तीसरा पहर है। इस राग में ठुमरी भजन के लिए उपयुक्त माना जाता है। ठीक है जी, देखिए संगीत रत्नाकर में कितनी गमकों का वर्णन किया गया है। संगीत रत्नाकर में कितनी गमकों का वर्णन किया गया है। तो 15। कितना जी, 15। व्याख्या पढ़ लीजिए। व्याख्या में लिखा गया है, व्याख्या में लिख रहे हैं कि संगीत रत्नाकर पंडित सारंग देव द्वारा रचित ग्रंथ है। इसमें गमकों की संख्या 15 मानी गई है। कौन कौन 15 है। तो तिरिप,
स्फरित, कंपित, लीन, आंदोलित, बलित, त्रिभिन्न, कुरुला, आहत, उल्लासित, प्लावित, हुम्फित, मुद्रित, नामित और मिश्रित। ठीक है जी। तो ये 15 प्रकार के गमक संगीत रत्नाकर में सारंगदेव जी द्वारा बताए गए हैं। ठीक है। अगला सवाल पूछा जा रहा है कि रस की परिभाषा सर्वप्रथम किस ग्रंथ में दी गई। तो रस की परिभाषा सर्वप्रथम किस ग्रंथ में दी गई। तो सही उत्तर होगा क्या, बताइए जी। सही उत्तर हो जाएगा आपका नाट्य शास्त्र में। नाट्य शास्त्र में भरत मुनि द्वारा दिया गया है। व्याख्या पढ़ लीजिए। व्याख्या में लिखा रहा है, व्याख्या में लिख रहे हैं कि रस की परिभाषा सर्वप्रथम नाट्य शास्त्र में दी गई है। नाट्य शास्त्र भरत मुनि द्वारा 4वीं शताब्दी में लिखा गया ग्रंथ है। नाट्य शास्त्र के 6ठे अध्याय में रस का वर्णन किया गया है। देखिए अगला सवाल है, मध्यम ग्राम से कितनी शुद्ध जातियों की रचना हुई है। कितनी शुद्ध जातियों की रचना हुई है। तो सही उत्तर हो जाएगा जी 8 का सही उत्तर हो क्या होगा जी। 8 का सही उत्तर हो जाएगा 3। ठीक है जी। व्याख्या पढ़िए। व्याख्या में लिखा गया है कि मध्यम ग्राम में 3 शुद्ध जातियों की रचना की गई है। इनके नाम क्या है। तो गंधारी, मध्यमा और पंचमी। तथा मध्यम ग्राम की विकृत जातियों की संख्या 8 मानी गई है। तथा इनके नाम गंधारो, दित्यवा, रक्त गंधारी, गंधारी पंचमी, मध्यमोदीच्यवा और नंदयंती, कर्मावती, आंध्री और कौशिकी। ठीक है जी। तो ये 8 जातियों की संख्या मानी गई है। ठीक है। अगला सवाल आपसे पूछा जा रहा है। अगला सवाल लिख रहे हैं इसमें कि विरुद्ध किस गायन शैली का अंग है। विरुद्ध किस गायन शैली का अंग है। तो 9 नंबर का सही उत्तर हो जाएगा जी। 9 नंबर का सही उत्तर हो जाएगा आपका 9 का सही उत्तर हो जाएगा प्रबंध। देखिए इसकी व्याख्या पढ़ लीजिए। व्याख्या में लिखा गया है, विरुद्ध प्रबंध गायन शैली का अंग है। लिख रहा है, प्रबंध निबंध तथा अनिबद्ध गायन संगीत के 2 भेद होते हैं। जो ताल में बंधा रहता है उसे निबद्ध, तथा जो ताल में ना बंधा हो उसे अनिबद्ध कहा जाता है। निबद्ध गान के अंतर्गत प्रबंध, वस्तु तथा रूपक आते हैं। प्राचीन समय में प्रबंध के 6 अंग माने जाते थे। पहला स्वर, विरुद्ध, पद, तेनक, पाठ और ताल। ठीक है जी। अगला सवाल इसमें देखिए, विरुद्ध नहीं, इसी की व्याख्या है। विरुद्ध ये शब्द होते थे जिनमें नायक की स्तुति के लिए प्रयुक्त होते थे, जिनमें भगवान की स्तुति या राजा की स्तुति प्रयुक्त शब्द होते थे। ठीक है। देखिए अगला सवाल आपसे पूछ रहे हैं कि अगला सवाल इसमें है, इष्ट संवाद के लिए कौन सा अनुपात होना जरूरी है। इष्ट संवाद के लिए कौन सा अनुपात होना जरूरी है। तो सही उत्तर क्या होगा जी। सही उत्तर हो जाएगा आपका 3:4। 3:4। ठीक है। व्याख्या इसका पढ़िए। व्याख्या में इष्ट संवाद के लिए 3:4 का अनुपात होना जरूरी है। देखिए अगला सवाल इसमें लिखा गया है। अगला सवाल पूछा गया है कि इनमें से कौन सा स्वर सप्तक भारतीय सच्चे स्वर की दृष्टि से बेसुरा है। तो 11 नंबर का सही उत्तर हो जाएगा आपका इक्वली टेम्पर्ड स्केल। ठीक है जी। इक्वली टेम्पर्ड स्केल। व्याख्या पढ़िए। इक्वली टेम्पर्ड स्केल स्वर सप्तक भारतीय सच्चे स्वर की दृष्टि से बेसुरा है। देखिए अगला सवाल पूछा जा रहा है। अगला सवाल इसमें पूछा गया है कि मृत्योपरांत किसी विद्वान के सम्मान में प्रकाशित ग्रंथ को क्या कहते हैं। मृत्योपरांत किसी विद्वान के सम्मान में प्रकाशित ग्रंथ को क्या कहते हैं। तो सही उत्तर हो जाएगा 12 का क्या होगा जी। 12 का सही उत्तर हो जाएगा आपका स्मृति ग्रंथ। क्या कहते हैं जी। स्मृति ग्रंथ। देखिए मृत्योपरांत दिए जाने वाला सम्मान स्मृति ग्रंथ के नाम से जाना जाता है। देखिए अगला सवाल इसमें पूछा गया, कौन सी पुस्तक पुस्तकालय में संदर्भ ग्रंथ विभाग में नहीं रखी जाती है। कौन सी पुस्तक पुस्तकालय में संदर्भ ग्रंथ विभाग में नहीं रखी जाती है। तो सही उत्तर क्या होगा जी। सही उत्तर बताइए। सही उत्तर हो जाएगा आपका सहायक पुस्तक। क्या होगा जी। सहायक पुस्तक। ठीक है जी। अगला इसकी व्याख्या, सहायक पुस्तक को पुस्तकालय के संदर्भ ग्रंथ विभाग में नहीं रखी जाती। ठीक है।
अगला सवाल देख लीजिए। अगला सवाल में पूछा गया है कि छत्तीसगढ़ प्रदेश की तीजन बाई ने किस लोक विद्या में प्रसिद्धि हासिल की है? तो 14 का सही उत्तर क्या होगा जी? 14 का सही उत्तर हो जाएगा आपका पांडवाड़ी नृत्य। पांडवाड़ी नृत्य के लिए तीजन बाई प्रसिद्ध है। व्याख्या पढ़ लीजिए। छत्तीसगढ़ प्रदेश की तीजन बाई पडवानी लोक विद्या में प्रसिद्धि प्राप्त की। पडवानी यह मध्य प्रदेश के छत्तीसगढ़ क्षेत्र में प्रचलित एकल लोक नृत्य है। इसमें आंगिक क्रियाओं के साथ साथ गायन भी एक ही व्यक्ति द्वारा एक तारा लेकर किया जाता है। इसमें नर्तक पांडवों की कथा को वाद्य यंत्रों की ध्रुव पर गाता है। वर्तमान समय में यह काफ़ी लोकप्रिय नृत्य शैली है। इसके प्रमुख कलाकारों में झाडू राम देवांगन, तीजन बाई तथा रितु वर्मा के नाम प्रसिद्ध हैं। अगला सवाल देखिए। अगला सवाल आपसे पूछा जा रहा है कि कथानक, देखिए कथानक पर आधारित ये यक्षगान नामक नृत्य किस प्रदेश का है? तो यक्षगान जो है आपका, यक्षगान आपका कर्नाटक। यक्षगान कहाँ का है जी? तो यक्षगान आपका कर्नाटक का है। ठीक है जी। व्याख्या पढ़ लीजिए। कथानक पर आधारित लिख रहा है, कथानक पर आधारित ये यक्षगान नामक नृत्य कर्नाटक प्रदेश का है। यक्षगान यह कर्नाटक राज्य में प्रचलित ग्रामीण पृष्ठभूमि की नृत्य शैली है। इसमें कथा तथा नृत्य दोनों का समावेश होता है। इस नृत्य शैली में गीत को आत्मा माना जाता है। ठीक है। इसमें देखिए अगला सवाल आपसे पूछा जा रहा है। अगला सवाल पूछा गया है कि इंसाइक्लोपीडिया ऑफ म्यूजिक डांस एंड ड्रामा इन इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक कौन है जी, आपको बताना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जी पंडित निखिल घोष। पंडित निखिल घोष। ठीक है जी, आंसर सी। व्याख्या पढ़िए। इंसाइक्लोपीडिया ऑफ म्यूजिक डांस एंड ड्रामा इन इंडियन नामक पुस्तक के लेखक कौन है? निखिल घोष जी हैं। 17 नंबर सवाल आपसे पूछा जा रहा है कि हवेली संगीत किस संप्रदाय के अंतर्गत गाया जाता है? तो हवेली संगीत जो है किस संप्रदाय के अंतर्गत गाया जाता है? तो सही उत्तर हो जाएगा 17 का सही उत्तर हो जाएगा आपका वल्लभ संप्रदाय। वल्लभ संप्रदाय। ठीक है जी, वल्लभ संप्रदाय। व्याख्या पढ़ लीजिए। व्याख्या में लिख रहे हैं कि व्याख्या में लिखा गया है कि हवेली संगीत वल्लभ संप्रदाय के अंतर्गत गाया जाता है। हवेली संगीत हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का अर्धशास्त्रीय रूप है। इसका आवश्यक घटक ध्रुपद है। हवेली संगीत राजस्थान, गुजरात, भारत के नाथ द्वारा के वैष्णववाद के अनुयायियों द्वारा प्रचलित है। ठीक है जी। अगला सवाल आपसे पूछा जा रहा है। देखिए अगला सवाल इसमें पूछ रहे हैं कि कारण निम्नलिखित हिंदुस्तानी एवं कर्नाटक रागों में सही कूट का चयन करिए। हिंदुस्तानी एवं कर्नाटक रागों में सही कूट का चयन करना है आपको। तो 18 का सही उत्तर हो जाएगा जी। 18 का सही उत्तर हो जाएगा। देखिए ए का भैरत क्या है? तो भैरत माया मालगौड़। भैरव, यहाँ पे भैरव लिखा होगा, भैरव। तो माया मालगौड़, इसका कर्नाटक में माया मालगौड़ कहते हैं। पूर्वी को कर्नाटक संगीत में क्या कहते हैं? तो पूर्वी को कर्नाटक संगीत में कामवर्धनी कहते हैं। कामवर्धनी कहते हैं। मारवा को क्या कहते हैं जी? तो मारवा को आप कहते हैं, देखिए मारवा को कहा जाता है गमन प्रिया। गमन प्रिया कहते हैं। और तोड़ी को शुभ पंतु बराली। शुभ पंतु बराली। तो क्या हो जाएगा जी? 4 4 3 3 1 2। 4 3 1 2। 4 3 1 2 कहाँ है? तो 4 3 1 2 आपको डी में है। देखिए व्याख्या पढ़ लीजिए इसका। देखिए निम्नलिखित में कौन सा ऐतिहासिक क्रम सही है? निम्नलिखित में से कौन सा ऐतिहासिक क्रम सही है? तो आपका 19 का क्या हो जाएगा जी? 19 का सही उत्तर हो जाएगा आपका सी सही है। ध्रुवा पहले होता है, उसके बाद प्रबंध, उसके बाद ध्रुपद, उसके बाद ख्याल। ठीक है। व्याख्या इसका पढ़ लीजिए। ध्रुव, प्रबंध, ध्रुपद, ख्याल सही क्रम है। ठीक है।
अगला सवाल देखिए, अगला सवाल आपसे अगला सवाल आपसे पूछा जा रहा है। देखिए अगला 20 नंबर सवाल आपसे पूछा जा रहा है। देखिए इसमें भी सही सुमेलित करना है आपको, सुमेलित कीजिए। तो सुमेलित करना है आपको, तो 20 का सही उत्तर क्या होगा जी? 20 का सही उत्तर हो जाएगा, देखिए शिव, शिव क्या है जी? डमरू, शिव जी से डमरू संबंधित है। और सरस्वती, सरस्वती देखिए बीड़ा, सरस्वती बीड़ा बजाती हैं। उसके बाद कृष्णा, कृष्णा बांसुरी बजाते हैं। उसके बाद गणेश जी मृदंग बजाते हैं। ठीक है, तो सही उत्तर क्या हो जाएगा जी? 3 4 1 2, 3 4 1 2 कहाँ है? ए में है। ठीक है, व्याख्या आप इसका पढ़ लीजिए, व्याख्या पढ़ लीजिए। अगला सवाल देखिए, राग की परिभाषा सर्वप्रथम किस ग्रंथ में दी गई है? राग की परिभाषा सर्वप्रथम किस ग्रंथ में दी गई है? तो सही उत्तर हो जाएगा 21 का आपको, बृहदेशी में, बृहदेशी में। ठीक है जी, देखिए बृहदेशी, देखिए राग की परिभाषा सर्वप्रथम मतंग मुनि द्वारा लिखित बृहदेशी में दी गई है। बृहदेशी 8वीं शताब्दी में लिखी गई थी। इस ग्रंथ में देशी नाद उत्पत्ति, श्रुति निर्णय, स्वर निर्णय, अलंकार, गीतियां, राग भाषा, लक्षण, प्रबंध अध्याय का वर्णन है। इस ग्रंथ में बृहद रूप से देसी रागों की रचना की गई है। ठीक है, अगला सवाल लिख लीजिए। अगला सवाल इसमें है, कौन से माध्यम में ध्वनि की गति सबसे तेज है? तो वायु। ठीक है जी, कौन से माध्यम में ध्वनि की गति सबसे तेज है? तो वायु इसमें है। देखिए, देखिए व्याख्या पढ़ लीजिए। व्याख्या में लिखा गया है कि वायु के माध्यम से ध्वनि गति सबसे तेज होती है। ध्वनि निर्माण भौतिक जगत की एक विशेष घटना है। कंपन से ध्वनि उत्पन्न होती है। हमारे कान उत्पादन के मध्य के माध्यम से यह चलती है। ठीक है जी, देखिए अगला सवाल देखिए, अगला सवाल आपसे पूछा जा रहा है। अगला सवाल इससे पूछा गया है कि ध्रुपद का प्राचीन स्वरूप आज भी कहाँ सुश्राव्य है? तो आज भी जो है ध्रुपद आपको सुश्राव्य कहाँ है? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका पुष्टि मार्गीय वैष्णव मंदिरों में, हवेली संगीत में। देखिए व्याख्या पढ़ लीजिए। ध्रुपद का प्राचीन स्वरूप आज भी पुष्टि मार्गीय वैष्णव मंदिरों में या हवेली संगीत में सुश्राव्य है। देखिए अगला सवाल, भारतीय रागों में प्रधानता है, भारतीय रागों में प्रधानता है किसकी? तो सही उत्तर हो जाएगा जी 24 का सही उत्तर हो जाएगा आपका अध्यात्म का, अध्यात्म का। ठीक है, देखिए भारतीय रागों में आध्यात्मक प्रधानता है। देखिए अगला सवाल इस पूछा गया है। अगला सवाल है इसमें, मेल पद्धति को सूत्रबद्ध करने वाला प्रथम लक्षणकार कौन थे? तो सही क्या उत्तर हो जाएगा जी 25 का, 25 का सही उत्तर हो जाएगा विद्यारण्य, विद्यारण्य। देखिए व्याख्या इसका पढ़ लीजिए। व्याख्या में लिखा गया है, व्याख्या में लिख रहे हैं कि मेल पद्धति को सूत्रबद्ध करने वाले प्रथम लक्षणकार विद्यारण्य को माना जाता है। मेल राग वर्गीकरण दक्षिणी संगीत पद्धति की उपज है। विजयनगर के मंत्री माधवाचार्य को इस वर्गीकरण का जनक माना जाता है। इस वर्गीकरण के अंतर्गत हर राग में प्रयुक्त होने वाले शुद्ध तथा विकृत स्वरों का निर्धारण किया गया है। इस प्रकार माधवाचार्य ने 15 मेल तथा 50 रागों को वर्गीकृत किया है। अगला सवाल देख लीजिए। अगला सवाल में पूछा गया है कि खंड जाति अटताल किसके समान है? खंड जाति अटताल किसके समान है? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका 26 का सही उत्तर बताइए। तो 26 का सही उत्तर हो जाएगा आड़ा चौताल। देखिए व्याख्या इसका पढ़िए। खंड जाति अठताल, खंड जाति अठताल आड़ा चरताल के समान है, आड़ा चौताल के समान है। देखिए खंड जाति में अठताल 14 मात्रा की है, आड़ा चरताल 14 मात्रा की ताल है। इसमें 7 विभाग होते हैं, प्रत्येक विभाग में 2-2 मात्रा मतलब समपदी होता है। ताली 1, 3, 7, 11 पर और खाली 5, 9 और 13 पर होता है। इसके बोले धिन तिरकिड़ धिन ना तू ना कहता धिन धिन ना धी धिन ना। ठीक है, तो इसके बोल हो गए। देखिए अगला सवाल पूछा गया है कि शुद्ध साबेरी किसके समान है? शुद्ध साबेरी जो है किसके समान है? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका राग दुर्गा के। ठीक है जी, राग दुर्गा के समान है। व्याख्या पढ़ लीजिए। शुद्ध साबेरी दुर्गा के समान है। शुद्ध साबेरी कर्नाटक
कर्नाटक संगीत पद्धति का राग है। दुर्गा राग बिलावल थाट का राग है। जाति ऑडो ऑडो है। वादी मध्यम है। संवादी षडज है। वर्जित स्वर गंधार और निषाद। न्यास के स्वर इसमें सभी स्वर समान रूप से गायन समय। रात्रि का दूसरा पहर है। संप्रकृति राग है। जलधर केदार। ठीक है जी। अगला सवाल देखिए। अगला सवाल पूछा गया है कि अधम कुटपा को खाली स्थान भी कहा जाता है। अधम कुटपा को खाली स्थान क्या कहा जाता है? तो कनिष्ठका कहा जाता है। कनिष्ठका देखिए, अधम कुटपा को कनिष्ठका भी कहा जाता है। देखिए अगला सवाल इसमें है 29 नंबर सवाल पूछ रहे हैं कि पद वर्ण किस में प्रचलित है। पद वर्ण किस में प्रचलित है 29 में, तो सही उत्तर हो जाएगा आपका शास्त्रीय नृत्य। शास्त्रीय नृत्य। ठीक है जी। अगला सवाल लिख लीजिए। इसकी व्याख्या पढ़िए। तो पद वर्ण शास्त्रीय नृत्य में, पद वर्ण शास्त्रीय नृत्य में प्रचलित है। भरत मुनि की कृत नाट्य शास्त्रों नृत्य कला का अत्यंत प्राचीनतम उल्लेख मिलता है। वर्तमान समय में नृत्य की कई शैलियां भारत के विभिन्न प्रदेशों में प्रचलित है, जैसे कथक, कथकली, मणिपुरी, भरतनाट्यम, ओडिसी आदि। ठीक है। अगला सवाल देखिए। अगला सवाल पूछा गया है। अगला सवाल पूछ रहे हैं कि त्यागराज की रचनाएं अधिकतर किस भाषा में रचित है। त्यागराज की रचनाएं अधिकतर किस भाषा में है आपको, तो कन्नड़ भाषा में। देखिए त्यागराज जो है, त्यागराज की रचनाएं अधिकतर तेलुगु भाषा में आपको मिलेगी। त्यागराज तंजौर के तिरुवरूर मतलब श्रीनगर नामक स्थान में राम ब्रह्म व सीतामा देवी के गृह त्यागराज 1767 से 1847 का जन्म हुआ। उनको भारत में सूरदास, कबीरदास, तुलसीदास आदि के समान माना गया है। ठीक है जी, माना जाता है। अगला सवाल देखिए। 31 नंबर सवाल आपसे पूछा जा रहा है कि पंचमुख वाद्य कहाँ देखे जा सकते हैं। पंचमुख वाद्य कहाँ देखे जा सकते हैं, तो सही उत्तर क्या होगा जी? 31 का सही उत्तर बता दीजिए। तो 31 का सही उत्तर हो जाएगा आपको 31 का सही उत्तर हो जाएगा आपको चिदम्बरम नटराज मंदिर। चिदम्बरम नटराज मंदिर में पंचमुख वाद्य यंत्र देखे जा सकते हैं। प्राचीन भारत में जल तरंग को क्या कहा जाता था। प्राचीन भारत में जल तरंग को क्या कहा जाता था, तो सही उत्तर हो जाएगा उडक वाद्यम। उडक वाद्यम, उडक वाद्यम। प्राचीन भारत में जल तरंग को उडक वाद्यम के नाम से जाना जाता है। अगला सवाल इसमें पूछा गया, देखिए श्रुति तथा मेलोडी का समयोग क्या है, तो समयोग क्या है जी? तो 33 का सही उत्तर हो जाएगा आपका काकू। ठीक है जी। देखिए श्रुति और मेलोडी का समयोग काकू को माना जाता है। काकू का अर्थ होता है मूलतः ध्वनि के उतार चढ़ाव से भरत ने काकू के 6 अंग माने हैं। भारत के नाट्य शास्त्र के 17वें अध्याय में काकू का विस्तृत वर्णन किया गया है। स्वर काकू, राग काकू, अन्य काकू, देश काकू, क्षेत्र काकू और यंत्र काकू। अन्य राग काकू है आपका 3 नंबर में। अगला सवाल, संहिता किस में पाई जाती है। संहिता किस में पाई जाती है आपको बताना है। संहिता किस में पाई जाती है, तो 34 का सही उत्तर हो जाएगा आपका सामवेद में संहिता पाई जाती है। व्याख्या पढ़ लीजिए। संहिता सामवेद में पाया जाता है। सामगान में 4 गान प्रसिद्ध है। सामगान में 4 गान प्रसिद्ध है। ग्राम गेय गान, आरण्यक गान, उहगान एवं उहागान। सामवेद की 13 शाखाएं मानी गई है। कालक्रम में विलीन इन शाखाओं में आज 3 शाखाएं, ये 3 शाखाएं रामायणी, कौथुमी और जैमिनीय। पहला है रामायणी और कौथुमी और जैमिनीय। इन तीनों शाखाओं के गान अलग हैं। सामवेद की आर्थिक संहिता में 8000 मंत्र थे। इनके गायन की संख्या 14,820 थी। ठीक है। अगला सवाल इसमें देखिए। अगला सवाल पूछा गया है कि महात्मा गांधी के हरिजन प्रथा
महात्मा गांधी के हरिजन प्रथा उन्मूलन आंदोलन के समर्थन में रविंद्रनाथ ने किस नृत्य नाट्य की रचना की थी? तो सही उत्तर हो जाएगा 35 का सही उत्तर हो जाएगा आपका चंडालिका। चंडालिका, ठीक है जी, चंडालिका। देखिए, महात्मा गांधी के हरिजन प्रथा के उन्मूलन आंदोलन के समर्थन में रविंद्रनाथ ने चंडालिका नृत्य को 1933 ईस्वी में लिखा था। अगला सवाल लिख लीजिए। अगला सवाल में पूछा गया है, अगला सवाल में पूछ रहे हैं कि रविंद्रनाथ ने किस अवसर पर जय होक तवो जय होक गान की रचना की? तो सही उत्तर क्या होगा जी? 36 का सही उत्तर बताइए। तो 36 का सही उत्तर हो जाएगा आपका जगदीश चंद्र बोस के सम्मान में, ठीक है जी, जगदीश चंद्र बोस के सम्मान में जय होक तंबो जय होक गान की रचना किया था रविंद्रनाथ टैगोर ने। रविंद्रनाथ ने जगदीश चंद्र बोस के सम्मान में जय होक तबो होक गान की रचना की थी। अगला सवाल लिख लीजिए। अगला सवाल में पूछा गया है, टैगोर रचित किस प्रकार के गीतों को पर्यावरण परक गीतों की कोटि में रखा जाता है? तो सही उत्तर हो जाएगा 37 का सही उत्तर क्या होगा जी? 37 का सही उत्तर हो जाएगा आपका प्रकृति, ठीक है जी। अगला सवाल लिख लीजिए, इसकी व्याख्या पहले पढ़ लीजिए। टैगोर रचित प्रकृति गीतों को पर्यावरणरक गीतों की कोटि में रखा गया है। प्राकृतिक गीत रविंद्रनाथ के प्रकृति गीतों में दृश्य अदृश्य दोनों के रूप में सौंदर्य का वर्णन करते हैं। अगला सवाल लिख लीजिए। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल में पूछा गया है कि टैगोर ने किस वर्ष नाइटहुड की उपाधि का परित्याग किया था? तो 1919 13 अप्रैल 1919 को जब जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ उसमें नाइटहुड की उपाधि रविंद्रनाथ ठाकुर ने त्याग दी थी। अगला सवाल पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस रचना का सृजन टैगोर ने नहीं किया था? तो टैगोर ने नहीं किया था 39 का सही उत्तर हो जाएगा आपका माया मृग्या। देखिए व्याख्या पढ़िए। माया मृग्या का सृजन टैगोर ने नहीं किया था। श्याम एक नृत्य नाटिका जिसको 1996 में कोलकाता में लिखा गया था। श्याम नृत्य नाटक को बौद्ध जातक कथा महवस्त्र दान पर आधारित है। अगला सवाल देखिए 40 नंबर लिख रहा है कि अगला 40 नंबर सवाल में लिखा गया है कि आकार मात्रिक स्वरलिपि पद्धति के अनुसार पुनरावृत्ति का चिन्ह किसके समान होता है? तो सही उत्तर 40 का क्या होगा जी? 40 का सही उत्तर आपका मझौला कोष्ठ के समान, ठीक है जी, मझौला कोष्ठ। देखिए आकार मात्रिक स्वरलिपि पद्धति के अनुसार पुनरावृत्ति का चिन्ह मझौला कोष्ठ के समान होता है। लिख रहा है कि आकार मात्रिक स्वरलिपि के उद्भावक द्विजेंद्रनाथ टैगोर थे तथा ज्योतिन्द्रनाथ जी ने आकार मात्रिक स्वरलिपि के परिणत रूप से प्रचार किया था। देखिए अगला सवाल इसमें पूछिए, लखनऊ घराने के खलीफा कौन थे? लखनऊ घराने के खलीफा कौन थे? तो सही उत्तर 41 का क्या होगा जी? 41 का सही उत्तर हो जाएगा आपका उस्ताद आबिर हुसैन खां, ठीक है जी। व्याख्या पढ़ लीजिए इसका। व्याख्या में लखनऊ घराने के खलीफा उस्ताद आबिर हुसैन खां थे, ठीक है, उस्ताद आबिर हुसैन खां थे। लखनऊ घराने की नींव रखने वाले उस्ताद मोदू खां और बख्शू खां थे। मोहम्मद खां के दो पुत्र बड़े मुन्ने खां और आबिद हुसैन खां थे, ठीक है। आबिद हुसैन खां के शिष्यों में बीरू मिश्रा, इंदौर के जहांगीर खां तथा कलकत्ते के हीरू गांगली हैं, ठीक है। अगला सवाल देखिए, उस्ताद जहांगीर खां किस घराने से संबंधित है? उस्ताद जहांगीर खान किस घराने से संबंधित है? तो 42 का सही उत्तर क्या होगा जी? 42 का सही उत्तर लखनऊ घराने से, उस्ताद जहांगीर खां। इसका व्याख्या पढ़ लीजिए। उस्ताद जहांगीर खां लखनऊ घराने से संबंधित है और लखनऊ घराने की विशेषता इस घराने की शैली में दाहिने तबले पर तर्जनी और मध्यमा अंगुली के साथ अनामिका अंगुली का प्रयोग बहुत महत्व रखता है। इस बाज में चाटी के स्थान पर स्याही का अधिक प्रयोग है
तथा बाएं पर मीट घसीट का प्रयोग होता है। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में हम फिर मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, मित्रों में शेयर करिए। आप सभी का नौकरी जरूर लगेगा। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। सवाल इसमें 43 नंबर पूछा जा रहा है। देखिए 43 नंबर सवाल पूछ रहे हैं कि कौन से राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त तबला वादक हैं जो तबला वादन के साथ साथ सितार वादन भी करते हैं। तो ऐसे तबला वादक का नाम आपको बताना है जो सितार भी बजाते हैं। तो सही उत्तर हो जाएगा जी आपका, सही उत्तर हो जाएगा आपका पंडित नयन घोष। व्याख्या पढ़ लीजिए, व्याख्या पढ़िए। इसमें व्याख्या में लिखा गया है कि पंडित नयन घोष तबला वादन के साथ साथ सितार वादन में भी प्रवीण थे। इनका जन्म 1928 में हुआ था। इन्होंने सितार वादन की शिक्षा स्वर्गीय पद्म भूषण पंडित निखिल घोष से प्राप्त की थी। ठीक है, अगला सवाल देख लीजिए। अगला सवाल में आपसे पूछ रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा कलाकार पंजाब घराने से संबंधित है। तो पंजाब घराने से इसमें विकल्प में आपको पंडित लक्ष्मण सेन, ठीक है जी, पंडित लक्ष्मण सेन, ठीक है जी। पंडित लक्ष्मण सेन पंजाब घराने से संबंधित थे। अगला सवाल देख लीजिए। अगला सवाल आपसे पूछ रहे हैं कि अभिनव ताल मंजरी के लेखक कौन है। अभिनव ताल मंजरी के लेखक कौन है 45 नंबर में। तो सही उत्तर हो जाएगा अप्पा तुलसी काशीनाथ। ठीक है, व्याख्या पढ़ लीजिए। अप्पा तुलसी काशीनाथ अभिनव ताल मंजरी लिखे हैं। तो कमेंट करके बताइए अभिनव राग मंजरी किसने लिखा। देखिए इसमें लिखा गया है कि अभिनव ताल मंजरी अप्पा तुलसी काशीनाथ द्वारा लिखा गया है। ध्रुपद गायक अप्पा तुलसी संगीत शास्त्र के विद्वान थे। हैदराबाद के नवाब निजाम के दरबार में रहे अप्पा तुलसी ने संगीत सुधाकर, कल्प द्रुमांकुर, संगीत चंद्रिका, अभिनव ताल मंजरी, संस्कृत चंद्रिका सार हिंदी में लिखी। ठीक है, इनकी मृत्यु देखिए 1920 में हुई थी। ठीक है, चैती गायन के साथ किस ताल का वादन होता है। तो चैती गायन के साथ किस ताल का वादन होता है आपको बताना है। तो 46 का सही उत्तर हो जाएगा आपका दीपचंदी। ठीक है जी, दीपचंदी ताल। व्याख्या पढ़ लीजिए। व्याख्या में देखिए, व्याख्या में लिखा जा रहा है कि चैती गायन दीपचंदी ताल के साथ गाई जाती है। दीपचंदी ताल के साथ गाई जाती है। चैती चैत के महीने में गाई जाती है। चैती गीत में अपने माधुर्य, अपनी सरलता, कोमलता के लिए प्रसिद्ध है। यह एक प्रेम गीत है। इसमें श्रृंगार रस की पूर्णता दिखाई पड़ती है। ठीक है, अगला सवाल देखिए। वैदिक शिक्षण पद्धति में 48 वर्ष तक शिक्षा प्राप्त करने वाले व्यक्ति को क्या कहा जाता था। तो सही उत्तर हो जाएगा आपका 47 का सही उत्तर होगा जी। 47 का सही उत्तर हो जाएगा आपका आदित्य। 48 वर्ष जो शिक्षा अध्ययन करते थे उनको आदित्य कहा जाता था। अगला सवाल देख लीजिए। अगला सवाल में लिखा गया है कि बाएं हाथ से तबला बजाने वाले ख्याति प्राप्त कलाकार कौन है। इसमें बाएं हाथ से तबला बजाने वाले ख्याति प्राप्त कलाकार का नाम बताना है। तो सही उत्तर हो जाएगा आपका, सही उत्तर पंडित कुमार बोस। पंडित कुमार बोस। व्याख्या पढ़ लीजिए। व्याख्या में लिखा जा रहा है, देखिए व्याख्या में लिखा गया है कि बाएं हाथ से तबला बजाने वाले कलाकार पंडित कुमार बोस जी हैं। कुमार बोस का जन्म 4 अप्रैल 1953 को बंगला कड़ा रगासस में हुआ था। बोस तबला खेलने की बनारस घराने की शैली से संबंधित थे। इनको 2007 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से नवाजा गया था। अगला सवाल देख लीजिए। तबला वादक निम्नलिखित वैज्ञानिक उपकरणों में से किस एक का प्रयोग नहीं करते हैं। तबला वादक जो है किस वैज्ञानिक उपकरण का प्रयोग इसमें से नहीं करते हैं। तो सही उत्तर क्या होगा जी, 49 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑक्टोपैड। ऑक्टोपैड का यूज तबला वादक नहीं करते हैं। जबकि देखिए लहरा नगमा का प्रयोग करते हैं, तानपुरा और ट्यूनर, इन सब का प्रयोग तबला वादक करते हैं, लेकिन ऑक्टोपैड का नहीं करते हैं। देखिए आपको कमेंट करके बताना है कि ऑक्टोपैड से क्या मापा जाता है। देखिए अगला सवाल है, तबला का ही एक प्रकार धामा किस राज्य में बजता है। तबला का ही एक प्रकार है धामा वाद्य यंत्र, किस राज्य में बजता है। तो सही उत्तर हो जाएगा इसका आपका पंजाब में बजाया जाता है। ठीक है जी, पंजाब में। अगला इसमें व्याख्या, तबले का एक प्रकार धामा पंजाब राज्य में बजता है। देखिए
अगला सवाल इसमें पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सितार वादक नहीं है। सितार वादक आपको बताना है कि कौन इसमें से नहीं है। तो 51 का सही उत्तर हो जाएगा आपका जी। सही उत्तर हो जाएगा एलन माइनर। एलन माइनर, ठीक है। व्याख्या पढ़ लीजिए। एलन माइनर इसमें सितार वादक नहीं है, बाकी लोग सितार वादक हैं। देखिए अगला सवाल इसमें पढ़िए। अगला सवाल रहे, निम्न में से कौन सौंदर्य शास्त्री नहीं है। सौंदर्य शास्त्री इसमें कौन नहीं है। तो 52 का सही उत्तर हो जाएगा आपका, 52 का सही उत्तर हो जाएगा कॉलिंगवुड। कॉलिंगवुड, ठीक है जी। बाकी तीनों हैं। देखिए प्रतिध्वनि का मुख्य आधार क्या है। प्रतिध्वनि का मुख्य आधार क्या है जी। 53 का सही उत्तर हो जाएगा आपका, 53 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ध्वनि विवर्तन। ध्वनि विवर्तन, ठीक है। देखिए प्रतिध्वनि का मुख्य आधार ध्वनि विवर्तन है। जब किसी स्रोत से उत्पन्न ध्वनि आगे जाकर किसी वस्तु जैसे दीवार पहाड़ से टकराकर पुनः स्रोत के पास वापस लौटती है तो इसे प्रतिध्वनि या इको कहते हैं। वस्तुतः यह ध्वनि के परावर्तन का परिणाम है जो कुछ देर बाद स्रोत के पास वापस पहुंचती है, ठीक है। अगला सवाल देखिए। अगला सवाल में लिखा गया है कि इसमें से कौन सा राग भातखंडे प्रणीत आधुनिक थाट पद्धति में शामिल नहीं किया जा सकता। तो इसमें आपको सही उत्तर हो जाएगा 54 का। 54 का सही उत्तर हो जाएगा गोपिका बसंत। गोपिका बसंत ये भातखंडे आधुनिक थाट पद्धति में शामिल नहीं किया जा सकता। व्याख्या पढ़ लीजिए। व्याख्या में लिखा गया है, देखिए व्याख्या में लिखा जा रहा है कि गोपिका बसंत भातखंडे प्रणीत आधुनिक ताल पद्धति में शामिल नहीं है। भातखंडे जी ने आधुनिक थाट पद्धति के 10 प्रकार बताए हैं। बिलावल थाट, कल्याण थाट, असावरी थाट, काफी थाट, खमाज थाट, भैरव थाट, भैरवी थाट, मारवा थाट, पूर्वी तोड़ी थाट, ठीक है जी। इसके पहले वाले वीडियो में सभी बताया गया है कि कौन से थाट में किस तरह का स्वर लगते हैं, आपको देखना चाहिए। देखिए स्टडीज इन इंडियन म्यूजिक एंड एलाइड आर्ट्स 5 भागों में किसके द्वारा लिखी गई है। स्टडीज इन इंडियन म्यूजिक एंड एलाइड आर्ट ये जो है किन के द्वारा 5 भागों में लिखी गई है। तो 55 का सही उत्तर हो जाएगा जी। ये इंद्राणी चक्रवर्ती। इंद्राणी चक्रवर्ती सी आंसर हो गया। व्याख्या इसका पढ़ लीजिए। इन स्टडीज इन इंडियन म्यूजिक एंड एलाइड आर्ट्स 5 भागों में इंद्राणी चक्रवर्ती द्वारा लिखी गई है। अगला सवाल देख लीजिए। अगला सवाल में ठाकुर जयदेव सिंह की मृत्यु का वर्ष बताइए। तो ठाकुर जयदेव सिंह का मृत्यु का वर्ष है आपको 26 मई 1986। देखिए 26 मई 1986 ए हो जाएगा आंसर। इसकी व्याख्या पढ़िए। व्याख्या इसमें लिखा गया है कि ठाकुर जयदेव सिंह की मृत्यु 26 मई 1986 को हुआ था। भारतीय संगीत के इतिहास में लेखक ठाकुर जयदेव सिंह को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। इन्होंने आकाशवाणी के लिए टेप संग्रहालय, वाद्य यंत्रों का भंडार और संगीत शब्दकोश की रचना करवाई। इन्हीं के प्रयत्नों से रेडियो पर प्रातः मंगल ध्वनि और संगीत सम्मेलनों आदि की शुरुआत हुई थी, ठीक है। अगला सवाल देख लीजिए। अगला सवाल इसमें है, इनमें से कौन सा घटक लोक संगीत से महत्व नहीं रखता। लोक संगीत से महत्व नहीं रखता। 57 का सही उत्तर हो जाएगा आपका संगमिश्र प्रेरणा। संगमिश्र प्रेरणा, ठीक है जी। देखिए व्याख्या पढ़ लीजिए। संगमिश्र प्रेरणा लोक घटक से महत्व नहीं रखता है। इसमें लिखा गया है कि वैदिक काल में संगीत की शिक्षा पूर्ण रूप से मौखिक रूप में दी जाती थी। इसमें गुरु अपने शिष्य को गाकर या बोलकर सिखाते थे। आधुनिक थाट राग वर्गीकरण का बीजारोपण कौन से ग्रंथ में किया गया है। तो आधुनिक थाट राग वर्गीकरण का बीजारोपण जो है आपको जो है राग तरंगड़ी में मिलेगा। आपको राग तरंगड़ी कवि लोचन ने लिखा है। देखिए आधुनिक थाट राग वर्गीकरण बीजारोपण तरंगड़ी ग्रंथ में देखने को मिलता है। राग तरंगड़ी, देखिए राग तरंगड़ी 15वीं शताब्दी में लोचन कवि द्वारा लिखा गया। लोचन ने सभी जनक थाटों 12 जनक थाटों को माने हैं। लोचन ने ग्राम मूर्छना जाति गायन के स्थान पर जन्य जनक थाट पद्धति का वर्णन किया है, ठीक है। अगला सवाल देख लीजिए। प्राचीन हस्तलिखित ग्रंथों के लेखक में किस सामग्री का विकास भारत में नहीं हुआ। तो किसका इसमें विकास भारत में नहीं हुआ है। तो 59 का सही उत्तर हो जाएगा जी। 59 का सही उत्तर हो जाएगा आपका
ताड़पत्र। ताड़पत्र देखिए व्याख्या पढ़िए, प्राचीन हस्तलिखित ग्रंथों के लेखन में ताड़पत्र का विकास भारत में नहीं हुआ है। देखिए 60 नंबर सवाल, किसी ग्रंथ या हस्तलिखित ग्रंथ पर शोध कार्य किस प्रकार का शोध कहलाता है? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका 60 का सही उत्तर हो जाएगा प्रयोगात्मक। ठीक है जी, क्या कहलाता है? प्रयोगात्मक। व्याख्या पढ़ लीजिए। व्याख्या में लिखा गया, देखिए व्याख्या में लिख रहे हैं कि शोध कार्य प्रयोगात्मक प्रकार का शोध कहलाता है। किसी भी मानव प्रयास को जब सहजता एवं अनिश्चित से निकालकर शास्त्र का रूप दिया जाता है तो इसे शोध कहते हैं। अनुसंधान शोध की प्रविधि के अंतर्गत निम्नलिखित तत्वों की गणना की जाती है: विषय चयन, शोध का क्षेत्र, रूपरेखा, सामग्री संकलन, संगीत के शोध के लिए सामग्री स्रोत, विश्लेषण विवेचन करना, अनुक्रमणिका एवं पृष्ठ संख्या 8, संदर्भिका आदि। ठीक है, देखिए अगला सवाल देख लीजिए। शोध कार्य में प्रथमतः अनिवार्य चरण क्या है? 61 का सही उत्तर बताइए। तो 61 का सही उत्तर हो जाएगा आपका रूपरेखा। शोध कार्य में प्रथमतः अनिवार्य चरण रूपरेखा है। देखिए व्याख्या इसका पढ़ लीजिए। व्याख्या में लिख रहे हैं कि शोध कार्य प्रथमतः अनिवार्य रूपरेखा चरण के लिए है। ठीक है, शोध के लिए विषय का निर्वाचन हो जाने के पश्चात शोधार्थी को सर्वप्रथम रूपरेखा का निर्माण करना चाहिए। अगला सवाल पूछा रहा है कि आश्रम शिक्षा प्रणाली में आचार्य शिष्य का कौन सा संस्कार करते थे? आश्रम शिक्षा प्रणाली में आचार्य शिष्य का कौन सा संस्कार करते थे? तो शिष्य का संस्कार देखिए आचार्य द्वारा किया जाता था जात कर्म। ठीक है जी, जात कर्म। व्याख्या पढ़ लीजिए। आश्रम शिक्षा प्रणाली में आचार्य शिष्य को जात कर्म संस्कार करते थे। देखिए प्राचीन काल में प्रत्येक कार्य संस्कार से प्रारंभ होता था। उस समय संस्कारों की संख्या 40 थी। यह संस्कार ऋषि मुनियों ने मानव जीवन को पवित्र एवं मर्यादित बनाने के लिए संस्कारों का आविष्कार किया था। ठीक है, अगला सवाल देखिए। ध्रुवा गीतियों के गान का प्रायोजन क्या था? ध्रुवा गीतियों के गान का प्रायोजन क्या था? तो आपको बताना है। सही उत्तर हो जाएगा 63 का सही उत्तर हो जाएगा आपका देव आराधना। ठीक है जी, व्याख्या पढ़ लीजिए। ध्रुवा गीतियों के गान का प्रायोजन देव आराधना में किया जाता था। ठीक है जी, देखिए आगे पढ़िए। ध्रुवा गीत का उल्लेख नाट्य शास्त्र के 32वें अध्याय में मिलता है। ध्रुवा गीत में वर्ण, अलंकार, यति, प्राण, लय का अन्योन्याश्रित संबंध विद्यमान रहता है। यह ध्रुवा है। ध्रुवा गीत के निम्न भेद हैं: प्रवेशिका, नैष्क्रमिकी, आक्षेपिकी और प्रासदीपी। अंतरा। भारत में ध्रुवों के 7 अंगों का वर्णन किया गया है। भारत ने ध्रुवों के 7 अंगों का वर्णन किया है। ठीक है, अगला सवाल देखिए। गुरुवाणी के आदि गायक कौन है? गुरुवाणी के आदि गायक कौन है? तो 64 का सही उत्तर हो जाएगा आपका गुरु नानक देव। ठीक है जी, अगला सवाल देख लीजिए। इसका व्याख्या देखिए। लिख रहा है कि गुरु नानक गुरुवाणी के गायक थे। गुरु नानक सिखों के प्रथम आदि गुरु हैं। इनका जन्म 15 अप्रैल 1469 में हुआ था। नानक अपने व्यक्तित्व में दार्शनिक, योगी, गृहस्थ, धर्म सुधारक, समाज सुधारक, कवि, देशभक्त, विश्वबंधु थे। इनकी मृत्यु 22 सितंबर 1539 को पंजाब में करतारपुर में हुआ था। ठीक है, अगला सवाल देख लीजिए। अगला सवाल इसमें लिखा गया है। अगला सवाल पूछ रहे हैं कि ध्वनि का निर्माण, प्रसारण एवं ग्रहण करने के संबंध में हेल्म होल्टज नामक जर्मन लेखक ने अपनी किस पुस्तक में महत्वपूर्ण मत प्रमाणित किया? तो सही उत्तर हो जाएगा 65 का सही उत्तर हो जाएगा आपका साइंस एंड म्यूजिक। व्याख्या इसका पढ़ लीजिए। व्याख्या में हेल्म होल्टज ने अपनी पुस्तक साइंस एंड म्यूजिक में ध्वनि का निर्माण तथा प्रसारण एवं ग्रहण के संबंध में महत्वपूर्ण मत को प्रमाणित किया। ठीक है, अगला सवाल देख लीजिए। अगला सवाल इसमें पूछा जा रहा है कि
सोर्सेज ऑफ म्यूजिक का लेखक कौन है? सोर्सेज ऑफ म्यूजिक के लेखक कौन है बताइए आप। सोर्सेज ऑफ म्यूजिक के लेखक कौन है बताइए आप। तो 66 का सही उत्तर हो जाएगा जी। 66 का सही उत्तर हो जाएगा एरिक ब्लूम। एरिक ब्लूम इनका नाम है, एरिक ब्लूम। व्याख्या पढ़ लीजिए। सोर्सेज ऑफ म्यूजिक के लेखक एरिक ब्लूम थे। ठीक है, अगला सवाल देखिए। सही क्रम आपको चुनना है, सही क्रम चुनना है। तो सही क्रम इसमें है 67 में सही उत्तर, सही क्रम है संपादक, प्रकाशक, लिपिकार और अनुलिपिकार। ठीक है, ये सही व्याख्या है 4 नंबर डी। देखिए 68 नंबर सवाल से पूछा जा रहा है कि कौन से युवा संगीतज्ञ ने पाश्चात्य संगीत के मिश्रण से संगीत रचनाएं प्रस्तुत नहीं की। तो पाश्चात्य संगीत के मिश्रण से संगीत रचनाएं किसने नहीं किया? तो 68 का सही उत्तर हो जाएगा आपका राहुल शर्मा। बाकी तीनों की ब्रजनारायण, नीलाद्री कुमार, अभिजीत पोनकर। देखिए व्याख्या पढ़ लीजिए। अगला सवाल है कौन सा राग कल्याण अंग से मेल नहीं खाता? इसमें बता दीजिए। तो 69 का सही उत्तर हो जाएगा जी आपका पुरिया कल्याण। ठीक है जी, डी। व्याख्या पढ़ लीजिए। पुरिया कल्याण, देखिए पुरिया गोरख कल्याण कल्याण अंग से मेल नहीं खाता। देखिए गोरख कल्याण, आंसर क्या होगा? सी। गोरख कल्याण कल्याण अंग से मेल नहीं खाता। देखिए गोरख कल्याण खमाज ठाट से उत्पन्न है। जाति साडव साडव है, वादी मध्यम है, संवादी षडज है। इसके आरोह और अवरोह में गंधार स्वर को वर्जित किया जाता है। गायन समय रात्रि का द्वितीय पहर है। न्यास के स्वर हैं षडज, मध्यम और दैवत। ठीक है, तो आंसर सी हो जाएगा, गोरख कल्याण खमाज ठाट से उत्पन्न है। अगला सवाल, भाव रंग किस गायक का उपनाम है? भाव रंग किस गायक का उपनाम है? तो 70 का सही उत्तर हो जाएगा आपका पंडित बलवंत राय भट्ट। पंडित बलवंत राय भट्ट सी हो गया। देखिए व्याख्या पढ़ लीजिए। पंडित बलवंत राय भट्ट, देखिए पंडित बलवंत राय भट्ट को भाव रंग के नाम से जाना जाता है। इनका जन्म 23 सितंबर 1921 को भावनगर गुजरात में हुआ था। भट्ट जी ग्वालियर घराने के पंडित ओमकारनाथ ठाकुर से संगीत की शिक्षा प्राप्त किए थे। 1990 में इनको भारत सरकार द्वारा पद्मश्री से सम्मानित किया गया। 2004 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार दिया गया। इनको कालिदास सम्मान 2007-8 में दिया गया था। ठीक है, 71 नंबर सवाल में आपसे पूछा जा रहा है कि सहसरस नामक ग्रंथ के संपादक का नाम बताइए। तो सहसरस नामक ग्रंथ के संपादक हैं आपको डॉक्टर प्रेमलता शर्मा। डॉक्टर प्रेमलता शर्मा, आंसर हो गया बी। व्याख्या इसका पढ़ लीजिए। सहसरस नामक ग्रंथ का संपादक डॉक्टर प्रेमलता शर्मा जी हैं। इनका जन्म 10 मई 1927 को हुआ था। इनके गुरु का नाम ओमकारनाथ ठाकुर जी है। ठीक है, अब कमेंट करके बताइए कि ओमकारनाथ ठाकुर जी के गुरु का नाम क्या है। तो अगला सवाल पूछ रहे हैं हम आपसे, नेशनल सेंटर फॉर परफॉर्मिंग आर्ट्स, नेशनल सेंटर फॉर परफॉर्मिंग आर्ट्स कहाँ स्थित है? तो 72 का सही उत्तर हो जाएगा आपका मुंबई में। ठीक है जी, कहाँ स्थित है? तो मुंबई में। इसकी व्याख्या पढ़ लीजिए। नेशनल सेंटर फॉर परफॉर्मिंग आर्ट्स मुंबई में स्थित है। यह एक बहुउद्देशीय सांस्कृतिक केंद्र है जिसका उद्देश्य संगीत, नृत्य, रंगमंच, फिल्म, साहित्य, फोटोग्राफी की भारत की विरासत को बढ़ावा देना और संक्षिप्त करना। इस केंद्र की स्थापना 1969 में हुआ था। ठीक है, अगला सवाल देख लीजिए। पूर्वांग में भैरव तथा उत्तरांग में भैरवी के स्वर किस राग में आपको मिलेंगे? इसमें पूर्वांग में भैरव और उत्तरांग में भैरवी के स्वर इसमें किस विकल्प में आपको मिल रहे हैं? तो 73 का सही उत्तर हो जाएगा अहिर भैरव में। ठीक है जी, अहिर भैरव। व्याख्या पढ़ लीजिए। व्याख्या में लिख रहे हैं कि पूर्वांग में भैरव, उत्तरांग में भैरवी, अहिर भैरव राग में दिखता है। अहिर भैरव भैरव थाट से उत्पन्न है। जाति इसकी संपूर्ण है। वादी इसका मध्यम संवादी षडज है। न्यास के स्वर ऋषभ, गंधार, मध्यम, पंचम है। गायन का समय प्रातःकाल और सम प्रकृति राग है आनंद भैरव। ठीक है, अगला सवाल देख लीजिए। अगला सवाल, किस मूर्धन्य गायक के सम्मान में सन 2014 में पुनः डाक टिकट जारी किया गया था? किस मूर्धन्य गायक के सम्मान में? तो सही उत्तर हो जाएगा 74 का सही उत्तर हो जाएगा कुमार गंधर्व। ठीक है जी, व्याख्या पढ़ लीजिए। देखिए व्याख्या में कुमार गंधर्व के सम्मान में 2014 में पुनः डाक टिकट जारी किया गया। कुमार गंधर्व जी का जन्म 8 अप्रैल 1924 को कर्नाटक में हुआ। इनका जन्म का नाम
शिवपुत्र सीधाराम कोमकाली था। इनको भारत सरकार द्वारा सन 1977 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। इनकी मृत्यु 12 जनवरी 1992 को देवास, भारत में हुआ था। कथन कारण पूछा गया 75 में। देखिए कथन है, देखिए कथन है इसमें कि सामवेद का संगीत भारत के इतिहास का प्रथम भक्ति संगीत होने का अधिकारी है। इसका कारण दिया गया है कि क्योंकि यज्ञों में सामगान का प्रयोग देवताओं की स्तुति के लिए किया जाता है। तो 75 का आपको सही उत्तर हो जाएगा। 75 का कथन भी सही है और कारण भी सही है। सामवेद का संगीत भारत के इतिहास का प्रथम भक्ति संगीत होने का अधिकारी है क्योंकि यज्ञों में सामगान का प्रयोग देवताओं की स्तुति के लिए किया जाता था। तो दोनों सही है कथन कारण। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, मित्रों में शेयर करिए। थैंक यू। बेस्ट ऑफ लक। आपका नौकरी जरूर लगेगा।